सर्दियों का मौसम था। करीबन रात के 9 बज रहे थे। नई बहू अनामिका अपने बेडरूम में बिस्तर पे कंबल ओढ़ के सो रही होती है। उसकी ननद मेघना देख लेती है। उसे बहुत जलन होती है और सीधा वो वहाँ से किचन में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ शारदा बर्तन धो रही होती है। फिर व्यंग करते हुए कहती है, धो माँ धो, अच्छे से धो, तुम तो नई बहू हो, तुम्हारे बर्तन चमकने चाहिए। तुम्हें क्या हो गया है? मैं क्यों नई बहू होने जाऊं? 10 दिन पहले तुम्हारे भाई रमेश की शादी हुई है और उसकी बीवी अनामिका घर में आई है। ओहो, तो अनामिका मेरे लिए नई बहू रानी है, तो क्या आपके लिए नहीं है? ये सब क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? घर पे नई बहू आने के बाद भी तुम ही घर का काम कर रही हो। ये सब नई बहू को करना चाहिए ना। घर में अनामिका नई बहू है, कहाँ पे कौन सा सामान रखा हुआ है उसे कैसे पता चलेगा? तुम ही बताओ। आप भी अपनी बहू रानी के बगल में खड़े होकर उसी को सपोर्ट कीजिए और नई बहू बनकर खुद सारा बर्तन धोते रहिए। उधर आपकी नई बहू रानी अनामिका कंबल ओढ़ के सो रही है। सो रही है तो उसे सोने दो ना। अगर आप ऐसे ही मौका देती रही ना, तो एक दिन वो आपको नौकरानी बना देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाके सो जाओ, मैं बर्तन धोकर आती हूँ। इस तरह कहने पे मेघना बिना कुछ कहे हुए वहाँ से गुस्से से चली जाती है और जाके दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और सोई हुई अनामिका को देखने लगती है। देखती है कि अनामिका कंबल के अंदर फोन पे बात कर रही है। हेलो माँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना खा के सो गई हूँ। अनामिका को फोन पे बात करते हुए देखकर मेघना फिर से अपनी माँ शारदा के पास किचन में लौट कर आती है। मेघना को फिर से किचन में वापस आते देख शारदा उससे पूछती है, अब तुमको क्या हो गया? अभी तो गई थी, फिर लौट के आ गई। उधर आपकी प्यारी बहू, मैं कुछ कहूँगी तो आप मेरी बात मानेंगे नहीं ना। अभी आप मेरे साथ चलिए तो। इस तरह कहकर मेघना अपनी माँ को खींचते हुए अनामिका के बेडरूम के तरफ ले जाती है। वह अनामिका फोन पे बात कर रही थी। अरे माँ, यहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे रानी बना के रखा है और खुद काम करते रहती है, नौकरानी बन के पूरा दिन। मुझे तो वो एक काम करने नहीं देती। जब वो इस तरह से कह रही थी, शारदा और मेघना उसकी बातें सुन लेती है। देख लिया माँ, तुम्हारी बहू कैसी बातें कर रही है। तुम अभी तक तो ये कह रही थी कि नई बहू है, एडजस्ट करने में वक्त लगेगा, और वो अपने माँ पिताजी की नजरों में तुम्हें नौकरानी बना दी है, यही कि तुम घर का सारा काम करती हो। ये सुनकर शारदा बहुत दुखी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आंसू देखकर मेघना कहती है, तुम क्यों इस तरह से रो रही हो माँ? अपनी बहू को रुलाओ। तुम सब कुछ प्यार से कर रही थी और वो तुम्हें नौकरानी बना दी। अब तुम्हें कड़क बनना ही पड़ेगा। इस तरह कहने पे शारदा अनामिका के पास जाती है। अनामिका बिस्तर पे सो रही थी और साथ ही फोन पे बात कर रही थी। अचानक सासू माँ को देखकर वो गुस्से से कहने लगती है, माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कहकर वो जल्दी से फोन रख देती है और उठ के खड़ी हो जाती है। शारदा उसे गुस्से से देखती है और मनी मन सोचती है, तुमने मुझे नौकरानी कहा ना, अब देखो बहू रानी, मैं तुम्हें इस ठंड में कैसे काम करवाती हूँ। इस तरह वो गुस्से से मनी मन सोचती है, पर बाहर से प्यार से कहती है, बहू, पूरा सिंक गंदे बर्तन से भरा हुआ है, जाके जरा धो दो, उसके बाद सो जाना। अरे बाप रे माँ जी, अभी तो बहुत ठंड है, टैंक का पानी भी अभी बहुत ठंडा होगा। अभी नहीं माँ जी, कल सुबह कर दूंगी। सुबह तक इसी तरह गंदे बर्तन सिंक में पड़े रहेंगे और तुम मेरे मुंह पे जवाब दे रही हो? जाओ, अभी सारे बर्तन को लेकर आंगन में जाओ और नल के पानी से धो। उनको इस तरह से कहते हुए सुन के अनामिका डर जाती है और फिर, मैं जाके किचन में ही धो देती हूँ, बाहर नहीं, बाहर में बहुत ठंड है, प्लीज माँ जी। देखो बहू, परेशान मत करो, जैसा कहा है वैसा ही करो। जाओ, जाके करो। बहुत सो ली और बहुत फोन पे बातें भी कर ली। ठीक है माँ जी। सासू माँ के इस तरह से कहने पे अनामिका दुखी होकर सीधा किचन में चली जाती है। ये देखकर मेघना को बड़ा सुकून मिलता है। अनामिका किचन के सिंक से सारे बर्तन को टैब में लेके सीधा आंगन में चली जाती है। बाहर बर्फबारी हो रही थी और बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। अनामिका बर्फ में पूरी तरह से भीग गई, ठंड से कांपने लगी, फिर भी वो पूरे बर्तन धोई। सासू माँ शारदा स्वेटर पहन ली, हाथ में छतरी ले ली ताकि वो गीली ना हो, और खड़ी खड़ी अनामिका को देखने लगी। माँ जी, थोड़ा छतरी मेरे ऊपर भी ले आइए ना, ताकि मैं बर्फ में भीग ना जाऊं। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है,
ठंड की वजह से बहुत परेशानी हो रही है माँ जी। अरे बहू रानी, जो काम दिया गया है वो तुम ठीक से नहीं कर रही हो, और अगर ठंडी लग रही है तो जल्दी जल्दी काम खत्म करके आ जाओ। शारदा के इस तरह से कहने पर अनामिका बिना कुछ जवाब दिए दुखी होकर ठंड में कांपते हुए बर्तन धोने लगती है। ठीक उसी वक्त अनामिका के पति रमेश ऑफिस से लौट आते हैं। माँ छतरी लेकर खड़ी हुई है और नई बहू अनामिका ठंड में कांपते हुए वहीं पे बैठ के बर्तन धो रही है। ये देखकर वो अनामिका के पास जाता है। अरे अनामिका, इतनी बर्फबारी में, इतनी ठंड में तुम आंगन में बैठ के बर्तन धो रही हो? घर के अंदर किचन सिंक है, वहाँ धो सकती हो ना। माँ जी ने यहाँ करने को कहा, इसीलिए कर रही हूँ। माँ, ये क्या है? बेटा रमेश, ये घर का मामला है, सास बहू के बीच का, इसमें तुम मत घुसो। जाओ अपने कमरे में जाके हाथ मुंह धो। बहू ने गर्मा गर्म खाना बनाया है, उसे खा लो। समझ नहीं आ रहा माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रमेश के इस तरह से कहने पे शारदा नाराजगी से अपने बेटे से कहने लगती है। क्या बेटा, आज तक तो ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की? अच्छा, नई बीवी आई है इसलिए? लेकिन जब मैं क्या करती थी कभी तो तुमने पूछा नहीं माँ क्यों कर रही हो? शारदा की बातें सुन के रमेश थोड़ा घबराते हुए, असल में माँ, जाओ, आज के बाद से तुम और तुम्हारे पिताजी इस मामले में घुसना नहीं, जाओ। इस तरह कहने पर रमेश बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बहू, एक प्लेट देना। इस तरह कहने पे अनामिका एक प्लेट शारदा को देती है। प्लेट उठाकर शारदा उसे अच्छे से देखने लगती है। बहू, मैंने कहा अच्छे से मल के इसे साफ करो, फिर ऐसा क्यों? देखो, गंदा लगा हुआ है, इसमें हम खाएंगे, हमारे पड़ोसी इसमें नहीं खाने वाले। अरे माँ जी, मैं अच्छे से विम बार से धोई हूँ, ये तो साफ ही है। क्या कह रही हो तुम? प्लेट में पूरा तेल और जूठा है, फिर से इसे अच्छे से धो। इतना कहकर वो अपने हाथ का प्लेट फेंक देती है। देखकर नई बहुरानी घबरा जाती है और फिर ठंड में कांपते कांपते वो सारे बर्तन फिर से एक बार और धोती है। सुनो बहुरानी, ये सारे बर्तन धुल जाने के बाद जाके सो जाना। कल सुबह सुबह का अलार्म लगाना, सुबह के 5 बजे का। उठ के पूरा आंगन साफ करना, उसके बाद अच्छे से रंगोली डाल देना, और ये सब मेरे उठने से पहले हो जाए, याद रखना। इससे पहले कि शारदा और कुछ कहती, अनामिका उस बीच कहने लगती है, ठीक है, मैं उठ जाऊंगी और आपके कहे मुताबिक सब कर दूंगी। अनामिका कहती है। उसकी बातें सुन के शारदा वहाँ से चली जाती है। वो रात निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे का अलार्म लगा हुआ था। अलार्म बजता है। अनामिका अलार्म की आवाज से उठ के बाहर निकल आती है। बाहर आके देखती है कि बाहर बहुत बर्फबारी हो रही है। बहुत तेज ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ठंड में कांपते हुए पानी का पाइप से अनामिका आंगन को अच्छे से साफ करती है। फिर वहाँ पे वो अच्छे से रंगोली बनाती है। सासू माँ शारदा खुद को एक मोटे कंबल से लपेटकर बाहर आके वो अनामिका क्या कर रही है वो देखने लगती है। अनामिका कांपते कांपते आंगन में रंगोली दे रही थी। बहू, रंगोली हो जाने के बाद गर्म पानी कर देना मेरे लिए, फिर वो बाथरूम में रख देना। मैं नहा के आऊंगी, उसके बाद मेरे सारे कपड़े धो देना। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अनामिका किचन में चली जाती है और गर्म पानी चढ़ा देती है। आधा घंटे के बाद वो गर्म पानी ले जाके बाथरूम में रख देती है। उसके बाद वो आके शारदा को बताती है। बाथरूम में उसने जो गर्म पानी रखा था वो काफी गर्म था। उस गर्म पानी के अंदर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर शारदा कहती है, अरे बहू, एक बार बाथरूम में आना। शारदा के बुलाने पे बहू अनामिका बाथरूम में आती है। मेरी सासू माँ तो अंधी है, उन्हें ठीक से कुछ दिखता नहीं है। गर्म पानी में वो अपना हाथ डाल देगी, उनका हाथ जल जाएगा और मुझे काम करने को नहीं कहेगी। इस तरह वो गुस्से से कहती है। इससे पहले कि अनामिका कुछ जवाब देती, वो अनामिका का हाथ लेके सीधा उस गर्म पानी में डाल देती है। जलन के मारे अनामिका रोने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो अनामिका का हाथ छोड़ देती है। अनामिका रोते रोते वहां से हॉल में आती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन शाम के वक्त अनामिका सूखे हुए कपड़ों को लाने के लिए छत पे जाती है। शारदा पीछे से आती है और अपने पैर से एक लात मारती है। बस अनामिका अपना बैलेंस खो देती है और वो नीचे गिर जाती है। ऐसा भाव करती है जैसे शारदा को कुछ पता ही ना हो। वो भागते हुए अपनी बहू के पास जाती है और झूठा प्यार दिखाने लगती है।
अरे बहू, ये क्या हो गया? ये कैसे गिर गई? अब क्या होगा? उसके पैर पे वो एक कपड़ा बांध देती है। अंधेरा होने के बाद रमेश घर लौट आता है। तब तक शारदा अनामिका को बाहर सुला के रखी हुई थी। रमेश देखकर घबरा जाता है और जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है। पैर मुचड़ गया है, दवाइयाँ लिख देता हूँ, आराम की जरूरत है। फिर वहाँ से रमेश अनामिका को लेकर घर लौट आता है। डॉक्टर साहब ने क्या कहा है वो बताता है। ये सुनकर शारदा बहुत दुखी हो जाती है। बेटी की बातों पे आके मैंने बहू को बहुत परेशान किया है। अब सब बर्बाद हो गया। सारा काम अब मुझे ही करना होगा। इस तरह सोचकर शारदा उस दिन से घर का सारा कामकाज करने लगती है और साथ ही साथ बहू का देखभाल भी करने लगती है। गरीब सासू माँ शारदा ठेले में सब्जियां रखकर घूम घूम कर उसे बेच रही होती है। सब्जियाँ सब्जियाँ ले लो, सब्जियाँ ताजी ताजी सब्जियाँ आई है आपके घर के आगे, आइए आइए ले जाइए। इस तरह आवाज लगाते हुए वो ठेला लेकर आगे जा रही होती है। तभी सुमित्रा अपने घर के बाहर खड़ी होकर उसे बुलाती है। शारदा, सब्जियां लेकर इधर आना। आ रही हूँ दीदी। इतना कहकर वो सुमित्रा के घर के पास अपना ठेला लेकर जाती है। बताइए दीदी, आपको कौन सी सब्जी चाहिए और कितनी चाहिए? भरवा बैगन है शारदा। अरे मैडम, भरवा बैगन के बिना तो मेरी सब्जी की गाड़ी घर पर रहेगी। सबका पसंदीदा है, अगर ना लाऊंगी तो कैसे चलेगा? ठीक है, 2 किलो दे दो शारदा। 2 केजी? क्या आप बैगन का बिरयानी बनाने वाली हैं? फिर तो आपको थोड़ा सा मुझे भी खिलाना चाहिए दीदी। सुन के ही मुंह में मेरा पानी आ रहा है। नहीं शारदा, रिश्तेदार आ रहे हैं। भरवा बैगन उनका पसंदीदा है, नहीं बनाओ तो कैसे चलेगा? भरवा बैगन का स्वाद ही कुछ ऐसा है। इस तरह कहते हुए शारदा 2 केजी भरवा बैगन एक कवर में डाल के सुमित्रा को दे देती है। रुको शारदा, मैं पैसे लेकर अभी आती हूँ। मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। उस कोने से लगता है कोई बुला रहा है। इतना कहकर शारदा अपना ठेला ढकेलते हुए थोड़ा आगे चली जाती है। उसी शहर में बहू अनामिका का एक बिरयानी का होटल था। अब चूंकि कोई ग्राहक नहीं था, इसीलिए होटल में मायूसी छाई हुई थी। काउंटर पे अनामिका को दुखी बैठी हुई देखकर पति रमेश उसके पास जाता है। अनामिका, तुम क्या सोची? मुझे ये बिरयानी होटल बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब लॉस में भी तुम क्या इस होटल को चलाते रहोगी? इसके अलावा और कोई मेरे पास चारा भी नहीं है। मुनाफा हो या इससे घाटा हो, मुझे ये सेंटर चलाना होगा। जितने का हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा निवेश है। ऐसी हालत में इसे चलाने की क्या जरूरत है बताओ? सर गिरवी रख देती हूँ, तुम जाके मूल राशि लेकर आओ, ठीक है ना? ऐसी बात है तो इस तरह का ना कोई मॉर्गेज है, ना कोई बैंक है, और ना ही कोई कहीं पे इंसान को इस तरह गिरवी रखा जाता है, और ना ही कभी रखा जाएगा। आप बस मेरी एक मदद कर दीजिए। वो क्या? आज से इस बिरयानी होटल के बारे में आप मुझसे कुछ मत कहिए। यही आपका बहुत बड़ा मदद होगा मेरे लिए। इस तरह कहने पे रमेश को बड़ा दुख होता है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर शारदा अपर्णा के घर के सामने सब्जियों का ठेला रोकती है। अपर्णा जाके सब्जियाँ देखने लगती है। क्या शारदा चाची, आजकल तुम्हारी बहू का बिरयानी होटल ठीक से चल नहीं रहा है? मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे चाची, बहुत नुकसान में चल रहा है। कुछ ही दिन पहले पैसे उधार मांगने के लिए रमेश भैया आए थे। मेरे पति से बात करके वो चले गए। ऐसा क्या? पर बेटे ने तो कभी इस बारे में कुछ कहा नहीं। आप एक बार जाके देखेंगी ना तो मेरी बात सच्ची आपको समझ में आएगा। ठीक है अपर्णा, तुम्हें जो सब्जियां लेना है वो ले लो, फिर मैं बहू के होटल में एक बार जाती हूँ। ठीक है मौसी। फिर अपर्णा जो सब्जियां चाहिए वो लेकर शारदा को पैसे दे देती है। शारदा पैसे ले लेती है। फिर वो सुमित्रा के घर की तरफ जाने लगती है। उधर घर पे प्रसाद सारे बैगन के पौधों पर पानी डाल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गोपाल आता है। गोपाल गुस्से में था क्योंकि इन लोग गोपाल का फोन नहीं उठा रहे थे। चाचा, प्रसाद चाचा। इस तरह जोर जोर से बुलाने पे प्रसाद बगीचे से बाहर तरफ निकल आते हैं। देखते हैं कि गोपाल है। गोपाल आए हो? आओ बैठ के बात करते हैं। अभी देखकर मुझे आप पहचान लिए ना चाचा?
कितनी बार फोन किया मैंने, पर आप फोन नहीं उठा रहे हैं। पैसे लेते वक्त इज्जत देते हैं और वापस लौटाते वक्त कुछ नहीं। यही इंसानियत है आप में? हाँ। इस तरह वो गुस्से से डांटना शुरू कर देता है। प्रसाद मन ही मन बहुत दुखी होते हैं, पर बाहर से, गुस्से का भी एक लिमिट होता है गोपाल। फोन मेरे पास नहीं है, अंदर है। और दूसरी बात, मैं हमेशा फोन लेके बैठा नहीं हूँ कि पता नहीं कब फोन करोगे। प्रसाद के कहने पे गोपाल बड़े ही अजीब से देखने लगता है। अगर कोई फोन ना उठाए तो दोबारा तो फोन कर सकते हो, और फोन जिसे कर रहे हो मिस कॉल देखकर वो भी तो तुम्हें कॉल करेगा, है कि नहीं? वो बात नहीं है चाचा। जब हमें पैसों की जरूरत थी तुमने पैसे दिए, ये बात हम मानते हैं, पर तुमने पुण्य करने के लिए तो नहीं दिया था। उसके साथ सूद भी लोगे, वो भी ज्यादा इंटरेस्ट पे। अगर मैं फोन नहीं भी उठाता हूँ तो क्या हुआ, तुम्हें तो मैं उतना सूद दूंगा ही जब पैसे वापस करूंगा, है कि नहीं? वो उद्देश्य नहीं था मेरा। तुम्हारा उद्देश्य क्या है मैं समझता हूँ गोपाल। अब तुम जाओ, मैंने जब वादा किया है तो सूद समेत तुम्हारे पैसे वापस दूंगा। इस तरह कहने पे गोपाल बिना कुछ कहे हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर शारदा सब्जियों की गाड़ी लेकर सुमित्रा के यहाँ जाती है। सुमित्रा पैसे लेकर बाहर निकल आती है, शारदा को देती है। पहले का पैसा और अभी का पैसा दोनों दे दिया। ठीक है दीदी जी। तुम्हारी बहू का बिरयानी सेंटर ठीक से चल नहीं रहा है। जब देखती हूँ होटल में कोई नहीं होता है, खाली ही रहता है। अनामिका भी बहुत सुस्त हो गई है, उस मामले में जरा देखो। ठीक है मालकिन, आपने जब कहा है तो मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह कहकर शारदा वहाँ से निकल जाती है। फिर वो अपना ठेला लेकर बहू के बिरयानी होटल में जाती है। दुखी अनामिका अपनी सासू माँ शारदा को सेंटर पे आते देख उठ के काउंटर पे ही खड़ी हो जाती है। बैठिए माँ जी। इतना कहने पर शारदा आके काउंटर पे बैठती है। क्या हुआ बहू, लगता है आजकल होटल ठीक से चल नहीं रहा है। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहने से भी आप क्या करेंगी माँ जी? क्या करूंगी मतलब, क्या कहना चाहती हो बहू? अगर तुम पहले बताती तो इस बारे में हम कुछ सोच विचार करते। अब क्या सोचेंगी, ये कोई सब्जी बेचने वाला काम नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ तुम्हें ही होटल चलाना आता है? मेरे पति, मेरा बेटा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। पहले तुमसे सारा विवरण लेंगे, फिर जब तुम कहोगी बताने के लिए तो हम तीनों आके कहेंगे। अरे माँ जी, मेरा ये उद्देश्य नहीं था। तुम्हारी आदत है कुछ भी बोल देना, बड़े छोटे का तो तुमको लिहाज ही नहीं करना है। शारदा जब कह रही थी, अनामिका बिना कुछ कहे बिल्कुल चुपचाप सुन रही थी। जब ये होटल तुमने शुरू किया था तभी मैंने कहा था चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, फिश बिरयानी, तरह तरह के नॉन वेज बिरयानी होते हैं। नहीं, वो सब नहीं चाहिए। तब तुमने ये कहा था, मेरी बात नहीं सुनी। ऊपर से कहा था कि मैं गांव की हूँ इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। इस तरह से कहने पे अनामिका रोने लगती है। मेरी गलती है माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब बताइए मैं क्या करूँ? तुमने एक बात गौर किया है क्या, आसपास वेज बिरयानी नहीं है? हाँ माँ जी, नहीं है। वही कह रही हूँ बहू, तुम ना भरवा बैगन बिरयानी बनाओ। देखना सब भागे भागे यहाँ आएंगे। बैगन के बिरयानी के सामने चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी कुछ है ही नहीं। एक बार बनाओ, उसके बाद देखना। पर माँ जी, मुझे तो बैगन की बिरयानी बनानी नहीं आती है। मैं हूँ ना बहू, मैं बताऊंगी तुम्हें कि बैगन की बिरयानी कैसे बनती है। चलो। इतना कहकर होटल बंद करके सास बहू सब्जी का ठेला लेकर वहाँ से घर चली जाती है। उधर घर पे बाप बेटा दुखी होकर बैठे हुए होते हैं। माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी वजह से आपको क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। अरे बेटे के लिए अगर बाप को डांट सुननी पड़े, उसमें भी बाप खुशियाँ ढूंढ ही लेता है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। बाप बेटा जब इस तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी सास बहू घर लौट आती हैं। किन किन को उधार चुकाना है वो बताते हैं। बिना कुछ कहे अनामिका सर झुका लेती है। आप लोग सभी से 1 महीने का मुहूर्त मांगिए, हम तब तक पैसों का इंतजाम करेंगे। इतना कहकर वो अनामिका को साथ लेकर किचन में चली जाती है। वहाँ वो अनामिका को समझाती है कि बैगन की बिरयानी कैसे बनाई जाती है। बिरयानी की खुशबू से ही प्रसाद और रमेश बहुत खुश हो जाते हैं। 1 घंटे बाद वो सब मिलके बिरयानी खाते हैं। फिर वाह 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 कहने लगते हैं। प्रसाद, रमेश, अनामिका, शारदा की वो बहुत तारीफ करते हैं। फिर देर किए बिना
शारदा का सिखाया हुआ बैगन बिरयानी बनाना अनामिका शुरू कर देती है। फिर शारदा माइक लेके होटल के सामने खड़ी होकर बैगन की बिरयानी के बारे में सबको बताती है। आइए बाबू आइए, नॉन वेज बिरयानी खा खा के थक गए हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा भरवा बैगन बिरयानी। स्वादिष्ट बैगन बिरयानी के लिए यहाँ स्वागत है। एक बार खा के देखिए, चिकन मटन बिरयानी इसके सामने कुछ भी नहीं। इस तरह भरवा बैगन बिरयानी के बारे में वो सबको बताती है। शहर में रमेश एक जगह पे, प्रसाद एक जगह पे जाके सभी को भरवा बैगन बिरयानी का पैम्पलेट्स बांटते हैं। देखते देखते गरीब सासू माँ शारदा का भरवा बैगन बिरयानी बहुत फेमस हो जाता है, जिससे वो बहुत पैसे कमाते हैं और अपने सारे उधार चुकता कर देते हैं। इस तरह शारदा और उसके परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।